नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, शायद दिमाग घुमा देने वाले सवाल पर बात कर रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड में असल में कितने आयाम मतलब डायमेंशंस हैं? जी नमस्कार। ये सवाल है तो पुराना पर आज भी उतना ही अहम है। देखिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में तो 4 आयामों को ही जानते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, 3 स्पेस के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और चौथा वो है समय। सही कहा। आइंस्टीन ने इसे स्पेस टाइम कहा था। एक कह सकते हैं 4 आयामी चादर जिस पर सब कुछ हो रहा है। ये तो हुई वो बात जो हम सब अनुभव करते हैं। पर क्या बात यही खत्म हो जाती है? हमारे पास एक लेख है, ब्रह्मांड के आयाम 4 से परे, और वो तो कुछ और ही कहानी बताता है। ऐसा लगता है कि ये 4 आयाम तो बस मतलब एक झलक भर है। हाँ, यहीं से चीजें थोड़ी पेचीदा और ज्यादा रोमांचक हो जाती हैं। जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें कुछ सिद्धांत जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी, वो ये कहते हैं कि शायद ब्रह्मांड में 10 या 11 आयाम हो सकते हैं। 11? ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। पर ये जो एक्स्ट्रा आयाम है, ये वैसे तो नहीं होंगे जैसे हम स्पेस और टाइम को जानते हैं। लेख में लिखा है कि ये बहुत ही छोटे स्केल पर सिमटे हुए हैं, कॉम्पैक्टिफाइड। ये कॉम्पैक्टिफाइड का मतलब क्या है? हाँ, कॉम्पैक्टिफाइड। इसको समझने के लिए ना वो रस्सी वाला उदाहरण बहुत अच्छा है जो लेख में दिया है। सोचिए, एक रस्सी हवा में तनी हुई है। ठीक है। अब दूर से देखेंगे तो वो कैसी दिखेगी? बस एक लाइन जैसी, है ना? एक आयामी। हाँ बिल्कुल, एक रेखा। और अगर कोई चींटी उस रस्सी पर चले तो उसके लिए सिर्फ लंबाई नहीं है, वो रस्सी की गोलाई पर भी घूम सकती है ना? हाँ सही बात है, उसके लिए तो वो 2 आयाम हो गए। बिल्कुल। तो ये जो अतिरिक्त आयाम हैं वो कुछ ऐसे ही हो सकते हैं, इतने छोटे स्केल पर मुड़े हुए या सिमटे हुए कि हमारी बड़ी दुनिया में हमें उनका एहसास ही नहीं होता। जैसे हमें दूर से रस्सी की मोटाई नहीं दिखती। अच्छा, तो मतलब वो हैं तो यहीं पे, पर इतने छोटे कि हमारी पकड़ से बाहर है। लेकिन ये स्ट्रिंग थियरी को इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या सिर्फ इसलिए कि गणित काम कर जाए? देखिए, ये सिर्फ गणित का मामला नहीं है, हालांकि गणित इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्ट्रिंग थ्योरी का जो मूल आइडिया है वो ये है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, मतलब जो सबसे छोटे कण हैं, वो असल में बिंदु नहीं हैं। अच्छा, तो क्या है? वो बहुत छोटे एक आयामी धागे जैसे हैं, स्ट्रिंग्स। और ये लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब कंपन कर रहे हैं। कंपन, जैसे गिटार का तार? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। जैसे अलग अलग कंपन से अलग अलग सुर निकलते हैं, वैसे ही इन स्ट्रिंग्स के अलग अलग तरह के कंपन हमें अलग अलग कणों के रूप में दिखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क वगैरह। ओके। और इस पूरे मॉडल को, इस पूरी थ्योरी को कोहेरेंट बनाने के लिए, मतलब गणितीय रूप से सही से काम करने के लिए 10 स्पेस के आयाम और एक समय का आयाम, यानी कुल 11 आयामों की जरूरत पड़ती है। ये असल में यूनिवर्स के फैब्रिक को समझने की कोशिश है। और फिर एम थियरी भी आती है, वो क्या है? वो इन सबको जोड़ती है। हाँ। एम थ्योरी एक तरह से अगला कदम है। ये स्ट्रिंग थ्योरी के जो अलग अलग वर्जन्स थे, उनको एक बड़े फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश करती है। और इसी एम थ्योरी में ये ब्रेन का आइडिया आता है। ब्रेन मतलब झिल्ली जैसा कुछ? जी, ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन या झिल्ली। एम थ्योरी ये संभावना बताती है कि हो सकता है हमारा पूरा 4 आयामी ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, वो एक उससे भी ऊंचे आयाम वाले स्पेस में तैरती हुई एक विशाल ब्रेन पर हो। बाप रे, मतलब हम एक बड़ी चीज की सतह पर है। हाँ, कह सकते हैं। एक बड़ी उच्च आयामी वास्तविकता के शायद एक पतले से स्लाइस पर। यह सोचना ही अपने आप में कितना अजीब है। ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर ये सब है, अतिरिक्त आयाम, ब्रेन्स, तो हमने आज तक इन्हें महसूस क्यों नहीं किया? कॉम्पैक्टिफाइड होना एक वजह बताई आपने, पर क्या कोई और तरीका है इन्हें ढूंढने का? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब खोजना ही आज की फिजिक्स की सबसे बड़ी चुनौतियों में से है। कॉम्पैक्टिफाइड होना तो मुख्य कारण माना जाता है, लेकिन हाँ, उम्मीद है कि शायद इनके इनडायरेक्ट सबूत मिले। इनडायरेक्ट सबूत कैसे? जैसे कि बहुत हाई एनर्जी वाले एक्सपेरिमेंट्स में, स्विट्जरलैंड में जो लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर है, LHC, वहां पर। अच्छा, LHC कैसे मदद कर सकता है? कुछ थीरीज ये कहती हैं कि जब कणों को बहुत ज्यादा एनर्जी पर टकराया जाता है तो शायद कुछ एनर्जी इन छोटे छिपे हुए आयामों में लीक हो जाए। लीक हो जाए मतलब गायब हो जाए? हाँ, हमारे 4 आयामों के नजरिए से देखें तो ऐसा लगेगा कि एनर्जी कहीं गायब हो गई। या फिर ये भी हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, इन एक्स्ट्रा आयामों में भी फैली हुई हो
और इसीलिए वो बाकी फोर्सेस के मुकाबले हमें इतनी कमजोर लगती है। ओके। तो अगर LHC में कुछ ऐसा दिखे जो हमारे मौजूदा मॉडल से समझाया न जा सके, कोई ऐसी अनोखी घटना, तो वो शायद इन छिपे हुए आयामों का पहला इशारा हो सकता है। और ये हमें क्वांटम ग्रेविटी समझने में भी मदद करेगा। क्वांटम ग्रेविटी यानी ग्रेविटी बहुत छोटे लेवल पर कैसे काम करती है, बिल्कुल। जो कि फिजिक्स की एक बहुत बड़ी पहेली है। और एक और आइडिया है जो बार बार आता है मल्टीवर्स का, कि शायद हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, मल्टीवर्स का आइडिया भी स्ट्रिंग थ्योरी और कॉस्मोलॉजी के कुछ मॉडल से निकल कर आता है। ये संभावना है कि शायद अनगिनत और ब्रह्मांड हों जिनके अपने नियम हों, अपने आयाम हों। पर ये अभी पक्का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अभी बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन है, मतलब अटकलबाजी है। हमारे पास इसका कोई सीधा सबूत नहीं है। और जहां तक 11 से भी ज्यादा आयामों की बात है, जो कभी कभी फिलॉसफी या स्पिरिचुअलिटी में सुनने को मिलती हैं, वो तो मौजूदा फिजिक्स के दायरे से बिल्कुल बाहर हैं। उनका कोई वैज्ञानिक आधार अभी नहीं है। तो अगर हम आज की बात को समेटें, जी हम निश्चित तौर पर 4 आयामों में जी रहे हैं। 3 स्पेस, 1 टाइम, ये हम रोज अनुभव करते हैं। जी हाँ, लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है, खासकर स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी, वो इशारा कर रही है कि शायद कुल 11 आयाम हो सकते हैं। 7 अतिरिक्त आयाम जो बहुत बहुत छोटे हैं, सिमटे हुए, कॉम्पैक्टिफाइड। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है। अगर ये सच में है, तो ये हमारी फिजिक्स की समझ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये समझा सकते हैं कि ग्रेविटी क्यों कमजोर है, ब्लैक होल के अंदर क्या है, शायद यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ। ये फंडामेंटल सवाल हैं। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है सोचने के लिए। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कितने आयाम हैं, बल्कि ये भी कि असलियत का, रियलिटी का कितना बड़ा हिस्सा है जो हमारी समझ, हमारी पहुंच से अभी बिल्कुल परे है। और क्या हम कभी उसे जान पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है।